Hello and welcome everyone. Today we are going to discuss chromatography, the analytical revision series 2 or part 2. So chromatography is a vast and very interesting topic. So let us start with the basic definitions and basic terms involved and the types, some types of chromatography. Okay. So chromatography is a physical technique of separation, identification and purification of components of a mixture. So if you are given a mixture, let me add, if you are given a complex or hard mixture, then you can use chromatography techniques. Simpler mixtures could be separated by other techniques too, but if you're having a very complex mixture and a very less quantity mixture, then you can apply chromatography for that. That is the advantage. So it is a physical technique. Okay, this technique is also known as differential migration method, बिकॉज जो मिक्सचर हमारा होता है, मिक्सचर के अंदर जो अलग अलग कंपोनेंट्स है वो अलग अलग स्पीड से ट्रैवल करते हैं. तो ये कैसे ट्रैवल करते हैं एंड ऑल, ये जैसे टेक्निक्स हम लोग लेंगे उस हिसाब से आपको ये सब समझ में आ जाएगा. बट फॉर नाउ कीप इन माइंड दैट क्रोमेटोग्राफी इज ऑल्सो नोन एज डिफरेंशियल माइग्रेशन मेथड. तो ये टेक्निक की जो जान है वो दो चीज़ों में है. जान या इसकी बेस क्या है, स्टेशनरी फेज एंड मोबाइल फेज. आपकी पूरी क्रोमेटोग्राफी जो है वो इन दो चीज़ों पे या इन दो पहियों पे, इन दो पिलर्स पे चलती है. सो स्टेशनरी फेज नाम में ही है, स्टेशनरी जो स्टेबल है, जो फिक्स है. और जो सेकंड है मोबाइल फेज और मूविंग फेज, अगेन उसके नाम में ही है मोबाइल या मूविंग, जो मूव होती है, जो स्टेबल नहीं है. ओके, एक जगह से दूसरी जगह. सो स्टेशनरी फेज क्या करती है, इट प्रोवाइड्स रिटार्डिंग फोर्स which causes components to move at a slower rate. yes, स्टेशनरी फेज का काम है रिटार्डिंग फोर्स लगाना. रिटार्डिंग मतलब वो आपकी स्पीड स्लो कर देगा, आपकी यानी मिक्सचर की स्पीड स्लो कर देगा. और मोबाइल फेज क्या करने वाला है, इट वुड प्रोवाइड ड्राइविंग फोर्स, इट वुड इंक्रीज द स्पीड ऑफ मिक्सचर. तो ऐसे दो अपोजिट फोर्सेस वहाँ पर लग रहे हैं. तो अपोजिट फोर्सेस के कांटेक्ट में जब मिक्सचर आने वाला है, जो कॉम्प्लेक्स मिक्सचर आने वाला है, तो क्या होने वाला है, कुछ रेस लगने वाली है कंपोनेंट्स के बीच में. ओके, रनिंग रेस टाइप. और उस बेसिस पे हमें क्या मिलता है, सेपरेशन मिलता है. सो हम लोग स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज क्या यूज़ कर सकते हैं ये हम लोग देख लेंगे. स्टेशनरी फेज स्टेबल होता है और मूविंग फेज मोबाइल है जो स्टेबल नहीं है. सो बेसिकली हमारे पास 3 स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस. तो इन तीनों में से कौन सी चीज़ स्टेशनरी फेज बोलकर एक्ट हो सकती है और कौन सी चीज़ मोबाइल फेज बोलकर एक्ट हो सकती है, वो हम लोग देख लेंगे. सो सॉलिड, क्या वो स्टेशनरी फेज बोलकर एक्ट हो सकती है? सो येस, सॉलिड स्टेबल होता है, एक ही जगह पे होता है, मूव नहीं होता. सो इट कुड बी यूज्ड एज स्टेशनरी फेज. क्या लिक्विड को आप स्टेशनरी फेज यूज़ कर सकते हो? तो बहुत से बच्चे कहेंगे कि नहीं, हम लोग लिक्विड को यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि लिक्विड की प्रॉपर्टी तो मूविंग है, मोबाइल है. बट येस, क्रोमेटोग्राफी प्रोवाइड्स यू दैट एडवांटेज. क्रोमेटोग्राफी में आप लिक्विड को स्टेशनरी फेज के तौर पर यूज़ कर सकते हो. बस आपको क्या करना होगा, एक सॉलिड सपोर्ट यूज़ करना होगा और उसको आपको, जिस लिक्विड को यूज़ करना है उसमें आपको डिप कर कर निकालना होगा. ओके, लिक्विड सपोर्टेड बाय अ सॉलिड बैकबोन, ऐसे आप यूज़ कर सकते हो. तो क्या आप गैस यूज़ कर सकते हो स्टेशनरी फेज में? नहीं. सो सॉलिड और लिक्विड आप स्टेशनरी फेज बोल के यूज़ कर सकते हो. सॉलिड एज इट इज यूज़ कर सकते हो, लिक्विड सपोर्टेड बाय सॉलिड बैकग्राउंड. मोबाइल फेज, मूविंग प्रॉपर्टी. तो सॉलिड्स में तो मूविंग की प्रॉपर्टी नहीं होती, सो सॉलिड्स कैनॉट बी यूज्ड एज मोबाइल फेज. लिक्विड और गैस ये मोबाइल होते हैं, इनमें फ्लो होने की प्रॉपर्टी होती है, सो दिस कुड बी यूज्ड एज मोबाइल फेज. सो ये जो कॉम्बिनेशन है सॉलिड, लिक्विड, गैस का, स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज का, इसके बेसिस पे एक क्लासिफिकेशन चार्ट है, टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी. अगेन इट इज़ अ वेरी वास्ट टॉपिक. इन कॉम्बिनेशंस को यूज़ करके क्लासिफिकेशन हम लोग देख लेते हैं. ओके, क्लासिफिकेशन देखने से पहले हम लोग जस्ट प्रिंसिपल देख लेते हैं. क्रोमेटोग्राफी का प्रिंसिपल क्या है, द मिक्सचर, द कॉम्प्लेक्स मिक्सचर टू बी सेपरेटेड इज केप्ट बिटवीन स्टेशनरी फेज एंड मोबाइल फेज. ये स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज दो अलग अलग तरह के या ऑपोजिट फोर्सेज अप्लाई कर रही है. स्टेशनरी फेज इज गिविंग यू रिटार्डिंग फोर्स, मोबाइल फेज इज गिविंग यू ड्राइविंग फोर्स. और इन बिटवीन हम लोग क्या करते हैं, मिक्सचर प्लेस कर देते हैं. सो येस, अलग अलग फोर्सेस उस पर लगते हैं. इस वजह से क्या होता है, एड्जॉर्प्शन डिसऑर्प्शन की प्रोसेस वहाँ पर होती है. स्टेशनरी फेज जो है उसकी प्रॉपर्टी क्या है, एड्जॉर्बिंग. एड्जॉर्प्शन एक सरफेस फिनोमिना है. एड्जॉर्प्शन का मीनिंग क्या है कि अगर कुछ चीज़ें सिर्फ सरफेस के ऊपर रह जाए, स्टिक हो जाए, अधर हो जाए, ओके, विदाउट गेटिंग एब्जॉर्ब्ड इनटू इट. एब्जॉर्ब नहीं होती, सरफेस के अंदर नहीं चली जाती. अगर सरफेस के अंदर चली गई तो दैट इज एब्जॉर्प्शन. पर यहाँ पर क्या है, वर्ड है एड्जॉर्प्शन, कि वो सरफेस के ऊपर ही रहने वाली है, ऐसी प्रोसेस. और जब एड्जॉर्प्शन निकल जाए तो उसका ऑपोजिट होता है डिसऑप्शन. सो मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज क्या देते हैं आपको, एड्जॉर्प्शन एंड डिसऑप्शन. इस बेसिस से क्या होता है, जो कंपोनेंट्स होते हैं मिक्सचर में के,
वो सेपरेट हो जाते हैं ऑपोजिट फोर्सेस के प्रेशर से। ये प्रिंसिपल है क्रोमेटोग्राफी का। नाउ लेट्स गो टुवर्ड्स द टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी और क्लासिफिकेशन चार्ट। So chromatography is basically classified into two types, adsorption chromatography and partition chromatography. So adsorption हम लोग कब कहेंगे, जब आपकी स्टेशनरी फेज सॉलिड हो। ओके, क्रोमेटोग्राफी में जब आपकी स्टेशनरी फेज सॉलिड हो, ऐसे प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे एडजॉर्प्शन। और अगर आपकी स्टेशनरी फेज लिक्विड हो तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग बोलने वाले हैं पार्टीशन। इसमें फर्दर टाइप्स, स्टेशनरी फेज तो हम लोग ने फिक्स कर ली सॉलिड। अब मोबाइल फेज हम लोग क्या ले सकते हैं, मोबाइल फेज हम लोग ने देखी थी दो ले सकते हैं, लिक्विड भी ले सकते हैं या गैस भी ले सकते हैं। तो उस बेसिस पे क्या हुआ है, दो क्लासिफिकेशन आए हैं, मोबाइल फेज कुड बी लिक्विड, मोबाइल फेज कुड बी गैस। सो अगर लिक्विड लेते हैं हम लोग मोबाइल फेज, तो इस कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, सॉलिड लिक्विड टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी। अगर गैस हम लोग लेते हैं मोबाइल फेज, और स्टेशनरी फेज तो फिक्स है, तो ये हो गई सॉलिड गैस टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी। नेक्स्ट, अगर पार्टीशन की तरफ हम लोग आते हैं, तो स्टेशनरी फेज यहाँ पर लिक्विड है, मोबाइल फेज क्या हो सकती है, लिक्विड भी हो सकती है, गैस भी हो सकती है। सो टू सबसेट्स हैं यहाँ पर। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, अगर स्टेशनरी फेज लिक्विड, मोबाइल फेज लिक्विड, तो इसको हम लोग बोलेंगे लिक्विड लिक्विड टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी। और अगर मोबाइल फेज हम लोग गैस यूज़ कर रहे हैं, तो स्टेशनरी फेज लिक्विड, मोबाइल फेज गैस, दैट बिकम्स गैस लिक्विड टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी। इनके एग्जाम्पल्स हम लोग देख लेते हैं, एग्जाम्पल्स बोले या टाइप्स हम लोग देख लेते हैं। सो सॉलिड लिक्विड टाइप की अगर क्रोमेटोग्राफी है तो उसके एग्जाम्पल्स है कॉलम क्रोमेटोग्राफी, TLC दैट इज अ थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, एंड आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। सॉलिड गैस टाइप का एग्जाम्पल है गैस क्रोमेटोग्राफी। लिक्विड लिक्विड टाइप का या पार्टीशन का सबसेट पेपर क्रोमेटोग्राफी और जेल क्रोमेटोग्राफी, और जो लास्ट टाइप है गैस लिक्विड टाइप का, उसमें है गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। सो टर्म्स इन्वॉल्व इन क्रोमेटोग्राफी, दो तीन टर्म्स फ्रिक्वेंटली आता है क्रोमेटोग्राफी में, तो उनके हम लोग मीनिंग देख लेंगे। इल्यूएंट, इल्यूएट और इल्यूशन एनालिसिस। सो इल्यूएंट, जो सॉल्वेंट हम लोग यूज़ कर रहे हैं क्रोमेटोग्राफी के लिए, दैट इज इल्यूएंट। तो इल्यूएट क्या है, वही सॉल्वेंट जो आप ऊपर से डाल रहे हो बट कॉलम में से बाहर जो आ रहा है, दैट इज सोल्यूशन कमिंग आउट ऑफ दी कॉलम। ये हम लोग कॉलम क्रोमेटोग्राफी से रिलेटेड बात कर रहे हैं, या जनरल भी आप ले लोगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और लास्ट है इल्यूशन एनालिसिस। सो द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग इल्यूएंट फ्रॉम द कॉलम एंड कलेक्टिंग ईच सल्यूट जोन सेपरेटली इज कॉल्ड इल्यूशन एनालिसिस। ये जो पूरी प्रोसेस है सॉल्वेंट ऐड करने की, उसको रन करने की, उसको रिमूव करने की, सेपरेट करने की और उसके ऊपर एनालिसिस करने की, सो ये सब चीज़ों को हम लोग बोलेंगे इल्यूशन एनालिसिस। सो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी, दैट इज कॉलम क्रोमेटोग्राफी। ओके, सो कॉलम क्रोमेटोग्राफी एड्सॉर्प्शन टाइप ऑफ chromatography and it is based on adsorption desorption process। कॉलम क्रोमेटोग्राफी में स्टेशनरी फेज क्या होती है, सॉलिड होती है, मोबाइल फेज होती है लिक्विड। स्टेशनरी फेज आप क्या यूज़ कर सकते हो, एल्यूमिना, मैग्नीशियम सिलिकेट, चारकोल पाउडर, सिलिका जेल, या तो हम शॉर्ट में बोल लेंगे कि एड्सॉर्बेंट्स। ऐसे सॉलिड्स हम लोग यूज़ करेंगे जिनमें एड्सॉर्बिंग प्रॉपर्टी हो सकती है, जो कुछ चीज़ को अपने से एधर या स्टिक करके रख सकते हैं, ऐसे सॉलिड्स हम लोग स्टेशनरी फेज बोल के यूज़ करेंगे। सो मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बना ली है कॉलम की। सो कॉलम ले सकते हो या ब्यूरेट भी ले सकते हो। नॉर्मल अगर लैब में हम लोग ले रहे हैं कॉलेज लेवल पर, तो हम लोग ब्यूरेट्स यूज़ कर सकते हो। अगर कॉलम होगा तो कॉलम के बेस में एक ऐसी चीज़ होती है, पोरस टाइप की डिस्क होती है, ओके। और अगर हम लोग ब्यूरेट यूज़ करें तो कॉटन हम लोग वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। फिर उसमें हम लोग क्या करते हैं, स्टेशनरी फेज फिल कर देते हैं स्लरी बना के। जो भी पाउडर आपको यूज़ करनी है, जो भी एड्सॉर्बेंट आपको यूज़ करना है स्टेशनरी फेज बोलकर, आप उसको किसी अप्रोप्रिएट लिक्विड के साथ मिक्स करोगे और वो क्या करोगे, इस कॉलम में फिल कर दोगे। ज़्यादा से ज़्यादा हाइट आप इसको दे सकते हो, जितने ज़्यादा से ज़्यादा कॉलम आप भरोगे उतना आपका क्रोमेटोग्राफी सक्सेसफुल होगा, या आपको बेटर रिजल्ट्स देगा, या आपको बेटर सेपरेशन देने वाला है। और इसके ऊपर, इस स्लरी के ऊपर हम लोग क्या भरने वाले हैं, मिक्सचर डालेंगे। तो आपके मिक्सचर में क्या होने वाले हैं, 2 3 4 कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है, तो बहुत सारे कंपोनेंट्स वहाँ पर प्रेजेंट होने वाले हैं और आपको उन कंपोनेंट्स को ही सेपरेट करना है, ओके। सो ये हो गई बेसिक सेटिंग कॉलम की, और नीचे आप कोई फ्लास्क रख दोगे कलेक्शन के लिए। अब हमें क्या डालना है, हमें डालना है मोबाइल फेज। मोबाइल फेज भी बहुत सारे सॉल्वेंट्स है, आप जो भी प्रैक्टिकल है उसके हिसाब से अप्रोप्रिएट सॉल्वेंट हम लोग चूज़ करते हैं, ओके। सो अब क्या होने वाला है, जैसे ही हम लोग मोबाइल फेज डालेंगे, सो मिक्सचर में मैं 2 से 3 अलग अलग कंपोनेंट्स बता देती हूँ।
सपोज हमारे मिक्सचर में है स्टार, सर्कल, स्क्वायर और ट्रायंगल टाइप के कंपोनेंट्स प्रेजेंट है और हम लोग ने सॉल्वेंट ऊपर से डाला है। तो अब क्या होने वाली है, एक रेस लगने वाली है। ओके, ये जस्ट एक्सप्लेनेशन बेसिस के लिए रेस लगने वाली है। रेस किसके बीच में लगने वाली है, ये जो कंपोनेंट्स है ये जैसे ही सॉल्वेंट डालेंगे तो इन चारों में से कोई एक कंपोनेंट ऐसा होगा जिसकी सॉल्युबिलिटी इस सॉल्वेंट में या इस मोबाइल फेज में ज़्यादा होने वाली है। सो सपोज स्टार है, स्टार की सॉल्युबिलिटी सॉल्वेंट में सबसे ज़्यादा है। तो सॉल्वेंट पोर करने पे जब सॉल्वेंट मिक्सचर से पास होगा तो सबसे पहले स्टार्स क्या करेंगे, निकल लेंगे, भाग जाएंगे। कहाँ से भागने वाले हैं, इस मिक्सचर में से। तो भागने की वजह से वो लोग क्या करेंगे, जितने भी स्टार है मिक्सचर में बहुत सारे कंपोनेंट है। ओके, तो स्टार की क्वांटिटी भी ज़्यादा होंगी, तो जितने भी स्टार्स है वो सब निकल लेंगे सॉल्वेंट के साथ। ओके, वेरी गुड। ये तो रनिंग रेस स्टार्ट हो गई। तो जितने भी स्टार्स है वो एक साथ सॉल्वेंट के साथ निकल लिए। तो अब क्या, सॉल्वेंट के साथ वो फर्स्ट टाइम में ही नीचे नहीं आने वाले, वो थोड़ा थोड़ा करके शिफ्ट होंगे। ओके, बैंड फॉर्म में थोड़ा थोड़ा करके शिफ्ट होंगे। क्यों, क्योंकि आपका जो स्टेशनरी फेज है वो रिटार्डिंग फोर्स लगा रहा है, वो एकदम से उसको भागने नहीं देगा, एकदम से उसको विन नहीं होने देने वाला है। ओके, सो फर्स्ट टाइम में आपको ये सब कॉलम से बाहर नहीं मिलने वाले हैं रिटार्डिंग फोर्स की वजह से। तो कहीं से फिलहाल तो इस पॉइंट से वो निकल गए हैं और कहीं दूरी पे आके वो एक बैंड क्रिएट करने वाले हैं। ओके, फिर से नेक्स्ट जिसकी भी सॉल्युबिलिटी होगी, सॉल्युबिलिटी डिफरेंस होने वाला है यहाँ पर। कोई एक कंपोनेंट बहुत ज़्यादा सॉल्युबल है, कोई एक कंपोनेंट उससे थोड़ा कम सॉल्युबल है, कोई एक कंपोनेंट उससे थोड़ा कम सॉल्युबल है सॉल्वेंट में, और कोई एक कंपोनेंट उससे थोड़ा कम। तो डिपेंडिंग ऑन द सॉल्युबिलिटी वो क्या करने वाले हैं, अलग अलग बैंड्स वहाँ पर फॉर्म करने वाले हैं। सो मैंने यहाँ पर दिखा दिया है कि स्टार्स की सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा है इसलिए वो ज़्यादा नीचे तक गए हैं। उसके बाद स्क्वायर जो है वो थोड़े कम सॉल्युबल है स्टार के कंपेयर में, पर फिर भी वो स्टार के पीछे ही है, सेकंड नंबर पे वो। और जो ट्राइंगल्स है वो थर्ड, और जो सर्कल है उनकी सॉल्युबिलिटी काफ़ी कम है सॉल्वेंट में। सो इसलिए वो क्या है, वो अभी तक पीछे ही है। तो एक बार डालने से आपको सेपरेशन नहीं मिलने वाला है, तो हमें क्या करना पड़ता है, सॉल्वेंट जो है मोबाइल फेस जो है बार बार डालने पड़ती है, 2 बार 3 बार 4 बार, जब तक ये बैंड्स यहाँ पर नहीं आ जाए। ओके, तो बैंड्स के फॉर्म में हमको कॉलम क्रोमेटोग्राफी के रिजल्ट्स मिलते हैं। तो जैसे हमें स्टार यहाँ पर दिख रहे हैं वैसे कोई स्टार वार नहीं दिखते हमें, वहाँ पर हमें कलर्स दिखते हैं, अलग अलग कलर्स के बैंड फॉर्म हुए हमें दिखते हैं। तो ये हुई कॉलम क्रोमेटोग्राफी की प्रोसीजर। काफ़ी इजी है परफॉर्म करने में भी और ऑन पेपर दिखाने में भी और लिखने में भी। सो कॉलम क्रोमेटोग्राफी का और एक पॉइंट ऐसा है, फिलहाल के लिए आप देख लो, ये टर्म्स आगे आने वाले हैं। इन कॉलम क्रोमेटोग्राफी इट इज़ नॉट पॉसिबल टू फाइंड द RF वैल्यूज़। RF वैल्यू एक रिटार्डेशन फैक्टर हम लोग कैलकुलेट करते हैं, वो एक क्वालिटी होती है सब्सटेंस की। ओके, आगे देखेंगे हम लोग। सो RF वैल्यू हम लोग कॉलम क्रोमेटोग्राफी के लिए फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि सॉल्वेंट कितना रन हुआ है वो हमें कॉलम क्रोमेटोग्राफी में पता नहीं चलता। ओके, नेक्स्ट है आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। सो आयन एक्सचेंज की प्रोसीजर सेम कॉलम जैसी ही है, आपको जैसे कॉलम आपने लगाया है वैसे ही हमें सब कुछ करना है। बस जो स्टेशनरी फेज आप यूज़ कर रहे थे वो इस केस में हम लोग क्या यूज़ करने वाले हैं, आयन एक्सचेंजर रेजिन्स। ये पॉलीमर्स होते हैं और इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है रेजिन्स की, कि हमें इन्हें रात भर भिगो कर रखना पड़ता है। रात भर हम इनको भिगो कर रखने के बाद ये सुबह ऐसे स्वेल हो जाएंगे और इनके ऊपर कुछ ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो वही इस टेक्निक का बेस है। तो वो जो रेजिन है वो हम लोग स्टेशनरी फेज बोल के यूज़ करते हैं और हमारे कॉलम में हम लोग वो रेजिन फिल कर देते हैं। तो आयन एक्सचेंज, इसका मतलब क्या है, इंटरचेंज ऑफ आयंस ऑफ लाइक साइन टेक्स प्लेस बिटवीन सोल्यूशन एंड आयन एक्सचेंजर रेजिन। ये हम लोग एक एग्जांपल के साथ देखते हैं, पर फिलहाल के लिए आयन एक्सचेंज मतलब आयंस जो है सेम चार्जेस प्लस के पीछे प्लस एक्सचेंज हो जाएंगे मिक्सचर के और इस रेजिन के। ओके, या नेगेटिव चार्ज रेजिन पे का और मिक्सचर में का एक्सचेंज हो जाएंगे, ऐसा ये क्रोमेटोग्राफी का बेस है। आयन एक्सचेंज रेजिन्स जो है या ये जो फिनोमिना है आयन एक्सचेंज का, वो कहाँ पर यूज़ करते हैं, वाटर प्यूरिफायर्स जो होते हैं वो आपको बोलते हैं कि हार्ड वाटर को हम लोग सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट कर देंगे। बहुत से एड्स है टीवी पर। ओके, दे मेक यूज़ ऑफ आयन एक्सचेंजर। फिर जब हमें
वाटर में अगर कुछ डिजॉल्व कंपोनेंट्स है, हमें उसे प्यूरिफाई करना है, डिस्टिल करना है, डी आयोनाइज करना है, तो उस केस में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, आयन एक्सचेंज टेक्निक या क्रोमेटोग्राफी यूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल जो मैंने एग्जांपल लिया है वो यही है कि हमें हार्ड वाटर का कन्वर्जन सॉफ्ट वाटर में करना है, या ऐसे बोल दूँ कि हमें वाटर को डी आयोनाइज करना है। सपोज हमारे पास वाटर है और उसके अंदर क्या मिक्स है, कैल्शियम और मैग्नीशियम मिक्स है, इसकी वजह से वाटर का नेचर हो जा रहा है हार्ड वाटर। तो हम लोग क्या यूज़ करने वाले हैं, आयन एक्सचेंज रेजिन हमने यूज़ किया है। ओके, कॉलम ही लगाया है मैंने, और सिर्फ स्टेशनरी फेज में हम लोग ने आयन एक्सचेंज रेजिन भर दिया है। हमारे रेजिन पर क्या है, H+ ग्रुप्स प्रेजेंट है। ओके, क्योंकि आयन एक्सचेंज होने वाले हैं यहाँ पर, H+ ग्रुप्स प्रेजेंट है। तो जब आपका ये मिक्सचर है जिसको आपको डी आयोनाइज करना है या आयंस, ये वाले आयंस निकाल देने हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम, तो ये वाटर जैसे इसके बीच में से पास होगा तो ये जो कैल्शियम है वो क्या होने वाला है, इस H+ के साथ रिप्लेस हो जाएगा। क्यों, तो कैल्शियम के ऊपर होता है 2+ चार्ज, मैग्नीशियम के ऊपर भी है 2+ चार्ज। तो आयन एक्सचेंज में ज़रूरी ये है कि सेम चार्ज वाले आयंस ही एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं। आप पॉजिटिव को नेगेटिव से, नेगेटिव को पॉजिटिव से रिप्लेस नहीं कर सकते, पॉजिटिव को पॉजिटिव से ही, और उतने ही यूनिट से। ओके, सो अभी कैल्शियम के पास तो 2+ चार्ज है और यहाँ पर तो H+ के पास सिंगल चार्ज है, तो एक कैल्शियम के पीछे 2 H+ बाहर आने वाले हैं। तो क्या होगा, वाटर, ये जो हम लोग ने मिक्सचर डाला है, ये वाले कैल्शियम रेजिन पर जाने वाले हैं और रेजिन में से जो H+ है वो आपके वाटर में आने वाले। ऐसे तरीके से ही मैग्नीशियम भी जो है, मैग्नीशियम पर भी 2+ चार्ज होता है, Mg2+ होता है, एक मैग्नीशियम के पीछे 2 H+ बाहर आने वाले हैं। तो ये जो मैग्नीशियम है वाटर में का या मिक्सचर में का, वो पूरा रेजिन पर जाने वाला है और रेजिन में के H+ वाटर पे आने वाले। तो अब वाटर में क्या है, वाटर और H+, तो ये तो ऑलरेडी कंटेंट है ही वाटर का, मतलब हम लोग ने सक्सेसफुली क्या किया है, वाटर को डी आयोनाइज कर दिया है, या वाटर को हम लोग ने प्यूरिफाई किया है, ये वाले आयंस रिमूव करके हार्ड वाटर का कन्वर्जन हम लोग ने सॉफ्ट वाटर में किया है। तो ये काम आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी से होता है। उसके 2 टाइप्स होते हैं, वो हम लोग देख लेंगे। सो 2 टाइप के एक्सचेंजर्स होते हैं, कैटायन एक्सचेंजर, एनायन एक्सचेंजर। सो कैटायन पॉजिटिव चार्ज, मतलब अगर हम लोग कैटायन एक्सचेंजर यूज़ कर रहे हैं स्टेशनरी फेज बोलकर, तो वो क्या एक्सचेंज करने वाले, कैटायंस एक्सचेंज करने वाले। और एनायन एक्सचेंजर अगर हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो वो क्या एक्सचेंज करने वाले हैं, एनायंस या नेगेटिव चार्ज है वो। सो कैटायन एक्सचेंजर पे ये टाइप के ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं और एनायन एक्सचेंजर जो है तो उस पर ये टाइप के ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। इसमें भी 2 टाइप्स है। कैटायन एक्सचेंजर में है स्ट्रॉन्ग एसिड रेजिन्स और वीक एसिड रेजिन्स, ऐसे 2 टाइप है। और एनायन एक्सचेंजर में स्ट्रॉन्ग बेस रेजिन्स और वीक बेस रेजिन्स। तो इसके हम लोग प्रॉपर्टी देख लेते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड रेजिन्स जो है दे आर पॉलीस्टाइरीन सल्फोनिक एसिड रेजिन्स। ओके, दे कंटेन हाईली आयोनाइजेबल ग्रुप लाइक। तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड रेजिन्स है उसका ये नाम है, और उसमें कौन से टाइप के ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, SO3H। इनकी इफेक्टिव pH रेंज, यस, इनको कुछ रेंज होती है जिसमें आप यूज़ कर सकते हो कैटायन एक्सचेंजर। तो इसकी रेंज है 1 to 14। ओके, सो ये सभी pH पे काम कर रहा है। और इसकी एक्सचेंज कैपेसिटी लेस है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इतना ईजिली ये इसका पॉजिटिव वाला ग्रुप नहीं देने वाला है, इसलिए इसकी एक्सचेंज कैपेसिटी कैसी है, लेस है। एनायन एक्सचेंजर की तरफ हम लोग आते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस रेजिन्स, तो ये है पॉलीस्टाइरीन क्वार्टरनरी अमोनियम रेजिन्स। दे कंटेन हाईली आयोनाइजेबल ग्रुप लाइक, ऐसा ग्रुप प्रेजेंट होता है इस स्ट्रॉन्ग बेस रेजिन पर। इनकी रेंज क्या है, या आप इनको किस pH रेंज पर यूज़ कर सकते हो, 0 to 12। ओके, ये भी काफ़ी लंबे pH पे वर्क करता है। इसकी भी एक्सचेंज कैपेसिटी लेस है, स्ट्रॉन्ग वाले जो है उनकी एक्सचेंज कैपेसिटी लेस है। इनका नेक्स्ट टाइप है या सेकंड ये है वीक एसिड रेजिन कैटायन एक्सचेंजर में। ओके, और एनायन एक्सचेंजर में है वीक बेस रेजिन। पिछला हम लोगों ने जो देखा वो था स्ट्रॉन्ग वाला। सो वीक वाले है पॉलीमिथाइल एक्रिलिक एसिड रेजिन। उनके ऊपर जो ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं वो पार्शियली आयनाइजेबल ग्रुप्स है, COOH टाइप के। और इनकी रेंज क्या है, आप इनको यूज़ कर सकते हो pH 5 to pH 14 के रेंज में। इनकी एक्सचेंज कैपेसिटी ज़्यादा है, क्योंकि ये वीक है, इनकी एक्सचेंज कैपेसिटी ज़्यादा है। और वीक बेस रेजिन पॉलीस्टाइरीन टर्शरी अमाइन रेजिन है, टर्शरी अमाइन ग्रुप्स इनमें प्रेजेंट होते हैं। ओके, और इनकी pH रेंज जो है यूज़ करने की वो है 0 to 9, और एक्सचेंज कैपेसिटी इनकी ज़्यादा है। ओके, तो समरी हम लोग ऐसे ले सकते हैं
कि ये ज़्यादा यूज़फुल है या ये ज़्यादा बेटर आपको एक्सचेंज देने वाले हैं। ये जो कैटायन एक्सचेंजर और एनायन एक्सचेंजर है, ये कुछ इनके ट्रेड नेम्स है, मतलब मार्केट में अगर आप खरीदने जाओ तो इनके कुछ ट्रेड नेम्स है, वो हम लोग देख लेते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड वाले जो है कैटायन एक्सचेंजर में स्ट्रॉन्ग एसिड डॉवेक्स 50, एम्बरलाइट IR 120, रेक्सिन 101, परम्यूटेड Q। तो अगर आप एग्जाम्पल्स देखोगे तो नाम वही है, थोड़ा ऊपर आपको दिखा दूँ, नाम तो सब वही है, सिर्फ इनके जो नंबर्स है और ये अल्फ़ाबेट्स है HGHI वगैरह ये चेंज हुए हैं। ओके, सो उसके बेसिस पे से वो क्लासीफाई हो जाएंगे। अगर आप जाकर नहीं भी बोलो कि हमें स्ट्रॉन्ग एसिड वाला चाहिए, अगर आपने बोल दिया रेक्सिन 102 चाहिए, तो वो शॉपकीपर जो है वो समझ जाएगा कि ये वीक एसिड कैटायन एक्सचेंजर है। ओके, नेक्स्ट टाइप है पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी एग्जाम्पल था पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी का, जहाँ पर स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज दोनों भी लिक्विड थी, पर स्टेशनरी फेज स्टेबल होनी चाहिए, फिक्स होनी चाहिए, स्टेशनरी होनी चाहिए। और लिक्विड की प्रॉपर्टी मूविंग है, तो हमें लिक्विड को क्या करना पड़ता है, किसी सॉलिड सपोर्ट से बाइंड करना पड़ता है। सॉलिड सपोर्ट हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, फिल्टर पेपर यूज़ करते हैं। तो ये कैसे होने वाला है कि फॉर एग्जांपल ये एक फ़िल्टर पेपर है, जो स्ट्रिप मैंने ब्लैक में ड्रॉ की है उसको आप कंसिडर कर लो कि वो फिल्टर पेपर है, हम लोग ने कट किया हुआ, और उसको जो भी लिक्विड को आप स्टेशनरी फेज बोलकर यूज़ करने वाले हो उसमें हम लोग उसको डिप करके निकालते हैं। तो डिप करने की वजह से क्या होता है, फिल्टर पेपर उसको एड्जॉर्ब कर लेगा इस तरह से। ये जो उस लिक्विड के मॉलिक्यूल्स है वो फिल्टर पेपर पे इस तरह से एडहियर हो जाएंगे या स्टिक हो जाने वाले या एड्जॉर्ब हो जाने वाले, और फिर आप उसको स्टेशनरी फेज बोल के यूज़ कर सकते हो। फिलहाल तो ये स्टेशनरी है, मतलब मॉलिक्यूल्स कहीं जा नहीं रहे, स्टेशनरी या स्टेबल तरीके से उस पेपर को, फिल्टर पेपर को फिक्स हो गए हैं या एड्जॉर्ब हो गए हैं। ओके, पेपर क्रोमेटोग्राफी के स्टेप्स हम लोग देख लेते हैं। एप्लीकेशन ऑफ सैंपल ऑन पेपर, सैचुरेशन ऑफ टैंक, डेवलपमेंट ऑफ क्रोमेटोग्राम, लोकेशन ऑफ स्पॉट्स, मेजरमेंट ऑफ RF वैल्यूज एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ सल्यूट्स। तो ओके, इसमें हम लोग फर्स्ट क्या करते हैं, आपको एक स्ट्रिप बनानी होती है पेपर की। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर बना ली है ऐसी, तो ऐसी एक हम लोग को लंबी स्ट्रिप कट करनी होती है, अराउंड 15 to 30 सेंटीमीटर, जितना लंबा आप रखना चाहो, बट नहीं तो फिर 15 to 30 सेंटीमीटर के बीच में हम लोग रख लेते हैं। और उसमें बेस में हम लोग क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं बेस लाइन। और जिस भी मिक्सचर को आपको सेपरेट करना है पेपर क्रोमेटोग्राफी से, आप उसका स्पॉट, वो जो मिक्सचर है आप उसको किसी रिक्वायर्ड वोलाटाइल सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करोगे, कैपिलरी यूज़ करके एक स्पॉट यहाँ पर देने वाले हो। ओके, तो ये हुआ आपका एप्लीकेशन ऑफ सैंपल ऑन पेपर। इसके बाद हमें क्या करना है, सैचुरेशन ऑफ टैंक। ये प्रोसेस क्या है मैं आपको बताती हूँ। सैचुरेशन ऑफ टैंक यानी कि आपका क्रोमेटोग्राफी चेम्बर, जिसमें भी आप क्रोमेटोग्राफी परफॉर्म करने वाले हो उसको आप चेम्बर, क्रोमेटोग्राफी चेम्बर बोल सकते हो या टैंक। तो उसके ऊपर एक लीड आती है, तो जो भी लिक्विड आपको यूज़ करना है रन करने के लिए या क्रोमेटोग्राफी परफॉर्म करने के लिए, वो सॉल्वेंट आप लेने वाले हो और उसको क्या करने वाले हो, लेड ढककर रखने वाले हो। तो इससे क्या होता है, ये जो सॉल्वेंट होते हैं बेसिकली ये वोलाटाइल होते हैं, इनके वेपर्स वहाँ पर क्रिएट होते हैं। ओके, ऐसे फॉर्म में, क्योंकि लीड है वेपर्स बाहर नहीं जा सकते, और पूरे टैंक में क्या होता है, सॉल्वेंट और सॉल्वेंट के वेपर्स प्रेजेंट होते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं सैचुरेशन ऑफ टैंक। ओके, इससे होता क्या है, जब हम लोग ये पेपर इसमें प्लेस करने वाले हैं, आपकी क्रोमेटोग्राफी है वो बहुत फास्ट होने लगेगी, बिकॉज सभी जगह पर सॉल्वेंट और सॉल्वेंट के वेपर्स प्रेजेंट है। फास्ट भी होगी और इफेक्टिव होगी, डिफेक्ट आने के चांसेस कम हो जाते हैं सैचुरेशन ऑफ टैंक के वजह से। ओके, फिर नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, ये जो हम लोग ने स्ट्रिप प्रिपेयर की है इसको हम लोग इस चेम्बर में प्लेस कर देंगे। ओके, चेम्बर में प्लेस करने के बाद ये जो सॉल्वेंट है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं आपको बता दूँ ऐसे तरीके से, ये जो लिक्विड सॉल्वेंट हम लोग ने ऑलरेडी लिया है वो इस पेपर पे चढ़ने लगेगा, कैपिलरी एक्शन वहाँ पर होने वाली है, और उसकी वजह से दिस सॉल्वेंट विल स्टार्ट रनिंग ऑन दिस पेपर। तो आपको जितना भी रन कराना है आप उतना रन करा लो। फॉर एग्जांपल यहाँ तक हमारा कुछ रन हो गया सॉल्वेंट, और हम लोग ने क्या किया, प्रोसेस स्टॉप कर दी। तो जहाँ तक भी आपका ये वाला सॉल्वेंट रन हुआ है इस पेपर पे, उसको आप बोलते हो सॉल्वेंट फ्रंट। और ये स्पॉट भी जो है, स्पॉट में जितने भी कंपोनेंट्स है वो क्या होने वाले हैं, सेपरेट होने वाले हैं। अगर
मिक्सचर में 1 है, 2 है, 3 है, जितने भी कंपोनेंट्स प्रेजेंट होंगे वैसे सेपरेट होने वाले हैं। तो ओके देखो ये ऐसे कुछ सेपरेट हो गया है, बेस लाइन पे से स्पॉट क्या हो गया है, गायब हो गया है, बिकॉज इट हैज़ रन अलॉन्ग विद दी सॉल्वेंट, और वो जहाँ तक भी रन हुआ है वो आपको दिखने लगेगा। मैंने उसको सर्कल कर लिया है। ओके, दिस इज नोन एज डेवलपमेंट ऑफ क्रोमैटोग्राम, आपकी थर्ड स्टेप तक का डेवलपमेंट ऑफ क्रोमैटोग्राम। फिर नेक्स्ट है लोकेशन ऑफ स्पॉट्स। तो लोकेशन ऑफ स्पॉट्स यानी क्या, अगर आपका मिक्सचर जो है, जो हमने बेसिकली स्पॉट दिया था, मिक्सचर अगर कलरफुल है तो जब हम उसको रन करेंगे तब हमको कहीं तो भी स्पॉट्स दिखाई देंगे, कलर वाले स्पॉट्स। तो आपको ओपन आइज या नेकेड आइज से वो दिखाई दे रहा है और आप उसके आगे की कैलकुलेशंस कर सकते हो। पर अगर आपका जो स्पॉट है वो कलरलेस है या वाइट है और आपका पेपर भी वाइट ही है, तो वो रन होने के बाद आपको जो पूरी स्ट्रिप है वो ब्लैंक दिखाई देने वाली है, ऐसे आपको कोई कलर वगैरह नहीं दिखने वाला है। आप कंसिडर कर लो कि आपका मिक्सचर वाइट या कलरलेस है और आपने उसको रन किया है, तो अभी आपको फिलहाल यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है कुछ भी। तो आप स्पॉट कैसे डिटेक्ट करोगे कि कहाँ तक रन हुआ है ये, या रन हुआ भी है या नहीं, और सॉल्वेंट भी कैसे आप पता करोगे कि कहाँ तक रन हुआ है। इसके लिए हमें कुछ केमिकल टेक्निक्स यूज़ करना पड़ते हैं, तो हम लोग को सुन लेते हैं। तो स्पॉट्स हम लोग तरह से ढूंढ सकते हैं, सॉरी, 2 तरह से हम लोग स्पॉट्स को लोकेट कर सकते हैं। एक तो आप इसको यूवी चेम्बर में रख दो, तो अगर आपका सेपरेट हुआ जो कंपोनेंट है वो अगर फ्लोरोसेंट होगा तो वो यूवी चेम्बर में आपको ऐसे ग्लोइंग फॉर्म में दिखेगा और आप वहाँ पर उसको मार्क कर लो, ये एक तरीका है। और दूसरा है केमिकल मेथड। अगर आपके पास यूवी चेम्बर नहीं है, आप वो मेथड नहीं यूज़ कर सकते, तो आप क्या कर सकते हो, K2CrO4 है, आयोडीन है, या ऐसे बहुत निनहाइड्रीन वगैरह है, ऐसे केमिकल से जो आप स्प्रे बनाते हो उसका, और आप क्या करते हो, इस पेपर पे स्प्रे करते हो, और थोड़ी देर वेट करने के बाद क्या होता है, आपका जो कलरलेस स्पॉट है वो कलर्ड हो जाता है, आपको दिखाई देने लगता है। ओके, और बेस्ट मेथड जो है वो आयोडीन यूज़ करते हैं। ऐसा ही एक चैम्बर होता है और उसमें क्या करते हैं, आयोडीन क्रिस्टल्स डाल के रखते हैं, तो आयोडीन का जो कलर है वो पूरे सब जगह आपको ऐसे डार्क दिखाई देता है। और जब आप आपकी स्ट्रिप वहाँ पर प्लेस करोगे तो जो जहाँ पर भी आपका स्पॉट होगा, जहाँ तक वो रन हुआ है, सपोज यहाँ तक रन हुआ है, तो उसके ऊपर आयोडीन का वो कलर आपको दिखाई देने लगेगा, ब्राउन कलर। ओके, तो ये भी एक मेथड हुई लोकेशन ऑफ स्पॉट। स्पॉट लोकेट करने के बाद आगे हम लोग क्या करते हैं, मेजरमेंट ऑफ RF वैल्यूज एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ सल्यूट। तो RF वैल्यू जो है तो वो एक क्वालिटी होती है, जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, सल्यूबिलिटी होती है, ये हुई फिजिकल क्वालिटीज़। तो वैसे RF वैल्यू भी, इससे आपको पता चलता है कि क्या है एक्चुअली, आपको क्या दिया था और आपने क्या सेपरेट किया है, या आपका कंपाउंड क्या है। RF वैल्यू आपको वो बताता है। So RF is distance traveled by solute upon distance traveled by solvent, also known as solvent front। तो मैं आपको एक स्ट्रिप के एग्जांपल से ही बता दूं। तो देखो ये एक स्ट्रिप थी जो हमने पेपर क्रोमेटोग्राफी से डेवलप की थी। तो बेस लाइन होती है और ऊपर एक सॉल्वेंट फ्रंट, जहाँ तक आपका सॉल्वेंट रन हुआ है और जो स्पॉट आपने दिया होता है वो जितना भी रन हुआ है उतना। तो हम लोग क्या करते हैं, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय सल्यूट, मतलब ये हुआ। तो बेस लाइन से इसका डिस्टेंस कितना है, ये अंतर कितना है, हम लोग स्केल से मेजर करते हैं, वो वैल्यू यहाँ पर लेते हैं। और नीचे क्या है, सॉल्वेंट फ्रंट, जो बड़ा वाला डिस्टेंस है। ओके, बेस लाइन से तो यहाँ तक आपके सॉल्वेंट ने जो आपने यूज़ किया है क्रोमेटोग्राफी के लिए, वो उसका डिस्टेंस, ओके, वो आप लोगे नीचे। और इनका जो रेशियो है उसको आप बोलते हो RF। RF क्वालिटी होती है या एक प्रॉपर्टी होती है जिससे आपको पता चलता है कि क्या सब्सटेंस आपको दिया गया था या आपने क्या सेपरेट किया है। ओके, RF इज ऑल्सो नोन एज रिटार्डेशन फैक्टर्स। 2 चीज़ें इसमें हैं। RF को कोई यूनिट नहीं होता, बिकॉज इनके यूनिट्स जो है सेंटीमीटर, ओके, वो कैंसिल हो चुके हैं, सो इट इज़ यूनिटलेस। और सेकेंड, RF वैल्यूज़ आर ऑलवेज लेस देन 1। RF वैल्यू आपकी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती, बहुत बहुत तो 1 होगी या 1 से कम ही होगी मैक्सिमम टाइम्स। ओके, तो पेपर क्रोमेटोग्राफी जो है वो हम लोग 2 तरह से डेवलप कर सकते हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग। असेंडिंग यानी नीचे से ऊपर की तरफ जो रेगुलर पैटर्न है, और डिसेंडिंग ऊपर से नीचे की तरफ। तो रेगुलर पैटर्न में हम लोग बेस लाइन ले लेते हैं, स्पॉट दे देते हैं और उसको क्या करते हैं, चेम्बर में रख देते हैं रन होने के लिए। सो कैपिलरी एक्शन की वजह से सॉल्वेंट ऊपर तक रन होगा, जहाँ तक आपको रन करवाना है आप करवा सकते हो, और उसके बाद स्टॉप करके आप आगे की प्रोसेस कर सकते हो। दिस बिकम्स असेंडिंग, नीचे से ऊपर की डायरेक्शन में। ओके, और डिसेंडिंग में क्या होता है, बेस लाइन जो है वो नीचे नहीं देते हुए हम लोग बेस लाइन को ऊपर देते हैं। जो मिक्सचर को आपको सेपरेट करना है या क्रोमेटोग्राफी परफॉर्म करनी है, वहाँ पर आप उसका स्पॉट दे दोगे, और आप जो सॉल्वेंट
असेंडिंग में नीचे से रन होता था वो यहाँ पर क्या होने वाला है, ऊपर से रन होने वाला है। तो ऊपर से कैसे रन होगा, ये जो आपकी स्ट्रिप है ओके, ये बहुत लॉन्ग होती है, वो इतनी सी नहीं होती, वो लॉन्ग होती है, और जो बैक साइड है वो नीचे सोल्यूशन में डिप हुई होती है, और सोल्यूशन पीछे से चढ़कर ऊपर आता है और फिर ऊपर से आगे कंटिन्यू होता है। तो फिर आपके स्पॉट्स में जितने भी होंगे कंपोनेंट्स वो क्या होंगे, सेपरेट होंगे, और इस तरह से आपको वो नीचे दिखाई देने लगेंगे। मतलब उल्टी क्रोमेटोग्राफी या उल्टा क्रोमेटोग्राम हम लोग ने डेवलप किया है, दैट इज योर डिसेंडिंग डेवलपमेंट। और एक चीज़ इसमें आती है 2 डायमेंशनल क्रोमेटोग्राफी। देखो ये आपके पेपर क्रोमेटोग्राफी का एडवांटेज है कि ग्रेटर सेपरेशन पावर कैन बी ऑब्टेन्ड यूजिंग 2D पेपर क्रोमेटोग्राफी। आप पेपर क्रोमेटोग्राफी 2D मेथड से भी कर सकते हो। 2 डायमेंशनल, 2 डायरेक्शन से आप क्या करने वाले हो, क्रोमेटोग्राफी परफॉर्म करने वाले हो। तो 2D के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऐसे स्क्वायर या रेक्टेंगुलर पेपर ले लेते हैं, उसके चारों कॉर्नर्स हम लोग ने मार्क कर दिए ABCD, और जो स्पॉट्स या जो आपका मिक्सचर आपको सेपरेट करना है उसके स्पॉट्स आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर हम लोग ने दे दिए। बेस लाइन वगैरह हम लोग ने नहीं ड्रॉ की है, स्पॉट्स हम लोग ने दे दिए। और इसको जैसे अभी हम लोग ने चेम्बर में रन किया था आपके पेपर क्रोमेटोग्राफी को, वैसे ही हम इसको रन करवाने वाले हैं। तो रन करने के बाद ये आपको कैसे दिखने लगेगी, ऐसे कुछ ही आपको दिखाई देगी कि स्पॉट्स बेस लाइन से तो गायब हो चुके हैं, पर वो जितना भी रन हुए हैं ओके, तो जैसे यहाँ तक वो रन हुए हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ तक तो हुई 1 डायरेक्शन, अभी तक हम लोग ने इसको 1 डायरेक्शन में ही रन किया है, पर आपके टेक्निक का नाम है 2D या 2 डायमेंशनल क्रोमेटोग्राफी। तो अब हम लोग इसमें ट्विस्ट क्या करने वाले हैं, आपका ये जो एक बार रन किया हुआ है ये क्रोमेटोग्राम, इसको हम लोग क्या करने वाले हैं, 90 डिग्री राइट पे रोटेट करने वाले हैं। ओके, सो 90 डिग्री राइट पे मैं रोटेट कर दूँ। ओके गुड, सो दिस इज 90 डिग्री राइट, आई एम रोटेटिंग इट। सो पहले स्ट्रिप में आपके जो थे ABCD वो कॉर्नर्स चेंज हो गए, अब BCDA ऐसे हो गए ओके। और फिर अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इस डायरेक्शन से इसको रन करने वाले हैं। यहाँ पर सॉल्वेंट प्रेस करेंगे नीचे, और इस पेपर को इसी मेथड में हम लोग रन करने वाले हैं। तो इससे क्या होगा, ये जो कंपोनेंट्स है आपको फिलहाल दिखाई दे रहे हैं, ऑलरेडी रन हो चुके, इसमें अगर और कुछ है तो वो और ज़्यादा रन होंगे इस तरह से ओके। तो देखो आपको यहाँ पर बहुत सारे स्पॉट्स दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब क्या था कि ये जो ऑलरेडी रन हुए थे इसमें भी और कंपोनेंट्स थे सेपरेट होने जैसे, तो वो सेपरेट होकर बाहर आ गए, ये हो गए 2 डायमेंशनल। पहले एक डायरेक्शन में हम लोग ने किया, फिर उसको 90 डिग्री राइट रोटेट करके और रन करवाया है, और वो इस तरह से रन हुए हैं ओके। नेक्स्ट और लास्ट टाइप जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, TLC। ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है। अगर हम लोग कोई रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हैं लैब में, तो रिएक्शन का प्रोग्रेस चेक करने के लिए आपकी रिएक्शन कितनी कंप्लीट हुई है, आपका प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है या नहीं है, या रिएक्शन चल भी रही है या नहीं है, प्यूरिफाइड है या उसके अंदर आइसोमर्स प्रेजेंट है या बहुत सारे मिक्सचर्स हैं, इम्प्योरिटीज़ है, ये सब चेक करने के लिए हम लोग बेसिकली TLC यूज़ कर सकते हैं या यूज़ करते हैं। सो TLC इज अ टाइप ऑफ एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। स्टेशनरी फेज ऑफ कोर्स सॉलिड ही होगी। थिन लेयर हम लोग यूज़ करते हैं एड्जॉर्बेंट का, तो ये कैसे मैं आपको बताती हूँ। और मोबाइल फेस आप चाहे जो यूज़ करो, तो एक तो रेडीमेड प्लेट्स होते हैं, या इस तरह के कुछ स्लाइड्स आप यूज़ कर सकते हो प्लेट प्रिपेयर करने के लिए। TLC को इतने साइज़ की ऐसी कुछ आपको प्लेट यूज़ करनी पड़ती है ओके। सो फॉर एग्जांपल अगर स्लाइड ऐसी हम लोग ने ली है कांच की, तो जो भी आपका एड्जॉर्बेंट है आप उसकी स्लरी बनाओगे ओके। और स्लरी में आप क्या क्या ऐड करने वाले हो, देखो स्टेशनरी फेज में एड्जॉर्बेंट है, सपोज एग्जांपल हम लोग यूज़ कर रहे हैं सिलिका जेल, तो उसके लिए आपको क्या ऐड करना होगा, उसमें कैल्शियम सल्फेट या POP, और उसमें आप कोई वोलाटाइल लिक्विड यूज़ करोगे, एक स्लरी प्रिपेयर करोगे, और ये जो आपकी स्लाइड है उसमें आप उसको डिप करके निकालोगे, पूरी स्लाइड उससे कवर हो जाने वाली है, और फिर आप उसको ओवन में रख दोगे थोड़ी देर डिहाइड्रेट करने के लिए या उसको ड्राई करने के लिए ओके। ये थी ट्रेडिशनल मेथड। या तो डायरेक्टली आपको शीट्स भी मिलते हैं जिसको आप अप्रोप्रिएट शेप में कट करके रेडीमेड जो है वो यूज़ कर सकते हो ओके। सो TLC को बोलते हैं ओपन कॉलम क्रोमेटोग्राफी, बिकॉज प्रोसीजर सेम है, सिर्फ कॉलम नहीं लगाते हुए हम लोग इसको ओपनली परफॉर्म कर रहे हैं ओके। तो एक टर्म है वहाँ पर क्रोमोप्लेट, मतलब ग्लास प्लेट हैविंग थिन यूनिफॉर्म लेयर ऑफ फाइनली डिवाइडेड एड्जॉर्बेंट। मतलब ये जो ग्लास प्लेट है जो हम लोग ने डेवलप की थी, दैट बिकम्स योर क्रोमोप्लेट।
टेक्निक जो है वो सेम है पेपर क्रोमेटोग्राफी की जैसी। सपोज ये स्लाइड थी, हमने इसको डेवलप कर दिया है और वो स्लाइड आपको कुछ ऐसी दिखाई दे रही है। ओके, तो बहुत हल्के से आप क्या करोगे, बेस पे एक लाइन ड्रॉ कर लेने वाले हो और आपका जो मिक्सचर है उसको आप किसी वोलाटाइल लिक्विड में मिक्स करोगे और कैपिलरी के हेल्प से यहाँ पर आप उसको स्पॉटिंग करने वाले हो। इसको स्पॉटिंग बोलते हैं। ओके, सो आपको कुछ ऐसे दिखाई देने वाली है आपकी स्लाइड पहले। फिर आप क्या करोगे, एक टीएलसी चेम्बर लेने वाले हो, उसमें आपने ऑलरेडी कोई सॉल्वेंट लिया है जो आपको रन करवाना है, उसको सैचुरेट किया है और आपकी ये जो स्लाइड है, ओके, ये आप क्या करने वाले हो, स्लैंटिंग पोजीशन में इसमें प्लेस करने वाले हो ऐसे। और ध्यान रहे कि आपकी जो बेस लाइन है वो इस लिक्विड लेवल से ऊपर हो, नहीं तो नीचे से नीचे आपका मिक्सचर डिजॉल्व हो सकता है और बहुत ही ख़राब पैटर्न की आपको टीएलसी वहाँ पर दिखाई देने वाली है। सो ये बेस लाइन इस लिक्विड लेवल से ऊपर रखने वाले हो। रन करवाओगे, आपको जितना भी रन करवाना है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ तक हम लोग रन करवा रहे हैं। ओके, और तो ये जो है आपका मिक्सचर वो भी क्या हो चुका होगा, रन हो चुका होगा। फिर आप ये प्रोसेस स्टॉप कर दोगे तो आपको क्या दिखने वाला है, ऐसी कुछ आपको वो दिखाई देगी आपकी स्लाइड। ओके, तो यहाँ तक सॉल्वेंट रन हुआ है तो मैंने वहाँ पर लिख दिया है सॉल्वेंट फ्रंट। और सेम जो पेपर क्रोमेटोग्राफी के टेक्निक्स थे कि आप स्पॉट वगैरह डिटेक्ट करोगे, आरएफ वैल्यू फाइंड करोगे और आपको उससे समझ जाएगा कि क्या था या आपके रिएक्शन की प्रोग्रेस क्या थी। तो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी और पेपर क्रोमेटोग्राफी काफ़ी सिमिलर है वर्किंग में। ओके, सो एमसीक्यूज से हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो आपका जो भी कोई डिफ़िकल्टी या डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा यहाँ पर। सो फर्स्ट इज आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी इज बेस्ड ऑन स्टेशनरी फेज एंड मोबाइल फेज, एक्सचेंज ऑफ आयन, एड्जॉर्प्शन नन। ऑफ कोर्स आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी जो है वो एक्सचेंज ऑफ आयन पे डिपेंड होती है। नेक्स्ट, इन पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी द स्टेशनरी फेज इज ऑलवेज लिक्विड, लिक्विड टाइप होते हैं पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में। ओके, नेक्स्ट है द फिक्स्ड फेज इन क्रोमेटोग्राफी इज कॉल्ड एज स्टेशनरी फेज, और जो मूविंग होती है उसको हम लोग मोबाइल फेज बोलते हैं। द लिक्विड क्रोमेटोग्राफी इज ऑल्सो नोन एज पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। ओके, एड्जॉर्प्शन को लिक्विड नहीं बोलते, गैस लिक्विड को भी लिक्विड नहीं बोलते। सो पार्टीशन को हम लोग बोलते हैं लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। और नेक्स्ट है फॉर सेपरेशन ऑफ क्लोजली रिलेटेड कंपाउंड्स कॉलम्स यूज्ड आर। ओके, अगर आपके मिक्सचर में दो ऐसे कंपोनेंट्स है कि जो काफ़ी सिमिलर है प्रॉपर्टीज से, मतलब कि आप कितना भी मोबाइल फेस डालोगे तभी भी वो बहुत आसपास ही मूव हो रहे हैं, उनके बैंड्स काफ़ी आसपास है और आपको उन्हें सेपरेट करने में डिफ़िकल्टी आने वाली हो, तो ऐसे केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉलम बहुत ही लंबे लेंथ का लॉन्ग कॉलम हम लोग यूज़ कर सकते हैं, लेंदी और लॉन्ग कॉलम हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो इससे क्या होने वाला है, फॉर एग्जाम्पल आपका कॉलम जितना लॉन्ग है उसके बीच में उतने थ्योरेटिकल प्लेट्स, ये सिर्फ थ्योरेटिकल है, ऐसे एक्चुअल में कुछ होता नहीं है, ऐसे प्लेट्स की एक फैंटेसी कंसेप्ट है वहाँ पर। तो आपके मिक्सचर को बहुत ज़्यादा स्पेस मिल जाती है एड्जॉर्ब और डिसॉर्ब होने के लिए। जितना ज़्यादा एड्जॉर्ब और डिसॉर्ब होंगे उतने मिक्सचर के कंपोनेंट्स जो है वो सेपरेट होंगे। सो कॉलम की लेंथ जितनी ज़्यादा होंगी उतना आपको इफेक्टिव सेपरेशन मिलेगा, और खासकर जब आपके क्लोजली रिलेटेड कंपाउंड्स प्रेजेंट हो मिक्सचर के अंदर तब आप लेंदी कॉलम्स यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट, सॉल्वेंट्स आर ईदर यूज टू ट्रांसफर द मिक्सचर ऑफ द सब्सटेंस और फॉर ब्रिंगिंग अबाउट द प्रोसेस ऑफ। सॉल्वेंट का रोल, सॉल्वेंट से इनका मतलब है मोबाइल फेज का रोल क्या है। सो मोबाइल फेज एक तो क्या करती है, मिक्सचर को मोशन में डाल देती है, मूव करवाती है, उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डिसॉर्प्शन। ओके, सो solvents are used for desorption process. Next है 2D chromatography is specially suitable when RF values are। 2D जो हम लोग ने अभी देखा था पेपर रोटेट करके, वो कब हम लोग यूज़ कर सकते हैं कि आपके जो कंपोनेंट्स है वो काफ़ी क्लोजली रिलेटेड है। ओके, बहुत ही ज़्यादा सिमिलर टाइप के प्रॉपर्टीज़ वगैरह है और आपको ऐसे लग रहा है कि आपको एक डायरेक्शन में सेपरेशन इफेक्टिव नहीं मिलने वाला है, तो आप क्या कर सकते हो, सेकेंड या 2D यूज़ कर सकते हो। वेरी क्लोज रिलेटेड कंपाउंड्स के लिए हम लोग 2D यूज़ कर सकते हैं। द नेक्स्ट इज क्रोमेटोग्राफी इज अ फिजिकल मेथड दैट इज यूज टू सेपरेट एंड एनालाइज। क्रोमेटोग्राफी सिंपल, विस्कस, कॉम्प्लेक्स एंड मेटल्स, तो नो कॉम्प्लेक्स मिक्सचर्स के लिए हम लोग क्रोमेटोग्राफी यूज़ कर सकते हैं, इसका एडवांटेज भी है। In which type of chromatography the stationary phase is held in a narrow tube and mobile phase is forced to it। तो narrow tube हम लोग ने अब तक के जितने प्रोसेस देखे उसमें सिर्फ आयन एक्सचेंज और कॉलम में ही देखे थे।
तो यहाँ पर आयन एक्सचेंज का तो कुछ सवाल ही नहीं है या कुछ रेफरेंस नहीं है, तो हम लोग बेसिकली क्या ले लेंगे, कॉलम के लिए। ओके, नेक्स्ट, in exclusion chromatography, solute molecules are separated on the basis of molecular geometry and size। ये एक टाइप की क्रोमेटोग्राफी होती है जिसमें जो कंपोनेंट्स है उनके साइज के बेसिस पे, अभी वो तो पाउडर फॉर्म में होने वाला है आपका मिक्सचर, आपको तो ऐसे साइज समझ नहीं आने वाली है, पर उनकी जो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री और साइज ओके होती है उसके बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, उनको सेपरेट करते हैं। वो जो क्रोमेटोग्राफी होती है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सक्लूजन और साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी। नेक्स्ट इज एड्सॉर्प्शन इज जनरली नॉट सुटेबल फॉर सेपरेशन ऑफ कंपाउंड्स विच आर। तो दो टाइप्स हम लोगों ने देखे थे, एड्सॉर्प्शन और पार्टीशन। सो एड्सॉर्प्शन कौन से टाइप के कंपोनेंट्स के लिए सूटेबल नहीं होती, सो दैट आर नॉन पोलर, क्योंकि एड्सॉर्प्शन जो प्रोसेस होती है, जो स्टेशनरी फेज एड्सॉर्ब करती है या स्टिक करके लेती है, एड्सॉर्बिंग या एड्सॉर्बेंट के ऊपर पोलर ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, सो वो पोलर कंपाउंड्स को अट्रैक्ट करते हैं, नॉन पोलर को वो नहीं अट्रैक्ट करेंगे। सो एड्सॉर्प्शन इज अनसुटेबल फॉर नॉन पोलर कंपाउंड्स। Which technique is also known as color writing? So chromatography, chroma means color and graphy means writing. So chromatography technique is color writing. The next is chromatogram, जो हम लोग डेवलप कर रहे थे ओके स्लाइड वगैरह, उसको हम लोग क्रोमेटोग्राम बोलते हैं। वो क्या है, सल्यूट कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस इल्यूशन टाइम, सल्यूट कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस इल्यूशन वॉल्यूम, ए एंड बी नन। तो ये दोनों भी है, वॉल्यूम और टाइम और सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन, ये तीनों भी फैक्टर्स वहाँ पर इंपॉर्टेंट है क्रोमेटोग्राम में। देन नेक्स्ट इज विच कंपाउंड्स आर होल्ड बाय स्टेशनरी फेज। सो नॉन पोलर, पोलर, ए एंड बी एंड नन। सो पोलर कंपोनेंट्स जो है वो स्टेशनरी फेज पर रहते हैं। कीप इन माइंड पोलर कंपोनेंट्स आर लेफ्ट ऑन स्टेशनरी फेज, क्योंकि स्टेशनरी फेज की प्रॉपर्टी एड्सॉर्बिंग होती है, और एड्सॉर्ब किस चीज़ों का होता है या एड्सॉर्प्शन किन चीज़ों का होता है, तो पोलर का। एक टर्म है एनालाइट, व्हाट इज दैट, सब्सटेंस यूज फॉर सेपरेशन इम्प्योरिटी बोथ ए एंड बी और द सेपरेटेड प्रोडक्ट। सो एनालाइट इज द सब्सटेंस दैट यू आर यूजिंग फॉर सेपरेशन और योर मिक्सचर। द नेक्स्ट, अ हाइड्रोफोबिक कंपाउंड, अगर आपका मिक्सचर हाइड्रोफोबिक है, विल प्रेफर टू पार्टीशन इनटू एन एक्वियस सॉल्वेंट। तो क्या वो एक्वियस या वाटर में जाके डिसॉल्व होने वाला है, येस और नो। सो आंसर इज ऑब्वियसली नो और फॉल्स। हाइड्रोफोबिक है मतलब वाटर हेटिंग है या उसको पानी से डर लगता है, सो इट विल डेफिनेटली नॉट डिसॉल्व इनटू और नॉट पार्टीशन इनटू एक्वियस सॉल्वेंट। सो आंसर इज फॉल्स। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ पासिंग अ मोबाइल फेस थ्रू क्रोमेटोग्राफी कॉलम इज नोन एज। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इल्यूशन। ओके, सो द नेक्स्ट वन, TLC can be used to distinguish between different amino acids. Okay, 20 amino acids are known. और अगर हम लोग TLC यूज़ कर रहे हैं डिफरेंट अमाइनो एसिड्स के डिस्टिंग्विश के लिए, सो इफ अ पर्टिकुलर अमाइनो एसिड हैज़ लो solubility in mobile phase, then the amino acid is or dash will have low RF value, will remain dissolved in mobile phase, will move at a speed close or similar to that of this solvent, must have high molecular mass। तो हम लोग इसको पेपर पर ड्रॉ करके देखते हैं। ये क्वेश्चन को ड्रॉ क्या करना है कि अगर कोई अमाइनो एसिड है और वो कैसा है, लो सोल्यूबल है या उसकी सोल्यूबिलिटी कम है मोबाइल फेज में। सो फॉर एग्जांपल एक स्लाइड हम लोग ने ली है, TLC प्लेट ली है और उस पर जो हम लोग ने मिक्सचर स्पॉट किया है, इसकी सोल्यूबिलिटी कैसी है, लो है, किस में, मोबाइल फेज में। ओके, और इसको हम लोग ने एक चेम्बर के बीच में प्लेस कर दिया। चेम्बर में जो है वो है आपका मोबाइल फेज, और इस स्पॉट की सोल्यूबिलिटी मोबाइल फेज में बहुत ही कम है। मतलब अगर वो मोबाइल फेज में सोल्यूबल नहीं हो रहा है, या तो वो रन नहीं होगा या तो बहुत ही कम डिस्टेंस तक ऊपर जाएगा या रन होने वाला है। ओके, सो ये डिस्टेंस काफ़ी कम है। तो अब हम लोग इससे रिलेटेड ऑप्शंस देखते हैं क्या है। विल हैव लो RF वैल्यू, तो क्या इससे रिलेटेड हम लोग RF पहले चेक कर लेते हैं क्या होने वाला है। RF क्या होता है, ये जो डिस्टेंस है, सल्यूट ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो, डिवाइडेड बाय सॉल्वेंट फ्रंट। ये आपका मोबाइल फेज कहाँ तक रन हो रहा है, मोबाइल फेज तो ऊपर तक रन होने वाला है, सॉल्वेंट फ्रंट। ओके, सो हम लोग कंसिडर करते हैं कि 1 सेंटीमीटर ही रन हुआ है सल्यूट, और ये जो आपकी मोबाइल फेज रन हुई है ऊपर तक सॉल्वेंट फ्रंट वो है 10। तो ये जो रेशियो आने वाला है ये बहुत ही कम आने वाला है। 1 डिवाइडेड बाय 10 इज 0.1।
ओके, सो फर्स्ट ऑप्शन जो है विल हैव लो RF वैल्यू, ये करेक्ट है। ओके, RF वैल्यू बहुत ही कम होगी, अगर मोबाइल फेज में सॉल्युबिलिटी कम हुई मिक्सचर की तो RF वैल्यू कम होगी, क्योंकि वो रन ही नहीं होने वाला है। सो वो जो रिजल्टिंग रेशियो है वो ज़्यादा रहने वाला है। एंड 19th इज आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी ऑफ आयनिक स्पीशीज, एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। सो वहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है आयन एक्सचेंज टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी में। सेकेंड लास्ट इज रिटार्डेशन फैक्टर वैल्यू रेंजेस फ्रॉम, यस हम लोग ने देखा था RF स्टडी करते वक्त कि वो 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती, बहुत बहुत तक टक्कर देकर वो 1 हो सकती है, या ज़्यादा से ज़्यादा वक्त वो 1 से कम है। तो जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है 0 to 1 की रेंज, वो करेक्ट है। एंड लास्ट वन इज डी आयोनाइज्ड वाटर इज प्रिपेयर्ड बाय पासिंग द वाटर थ्रू ए कॉलम कंटेनिंग सिलिका जेल। सो हम लोग ने एक एग्जाम्पल देखा था आयन एक्सचेंज करते वक्त, हार्ड वाटर का कन्वर्जन सॉफ्ट वाटर में, तो आपने स्टेशनरी फेज वहाँ पर सिलिका जेल यूज़ की थी क्या, इसके बेसिस पे आपको आंसर मिलने वाला है। तो सिलिका जेल हम लोग ने नहीं यूज़ की थी, वहाँ पर हम लोग ने स्टेशनरी फेज बोल के यूज़ किया था आयन एक्सचेंजर रेजिन। सिलिका जेल आपको कोई तरह का आयन एक्सचेंज नहीं देने वाला है। सो डी आयोनाइज वाटर का कन्वर्जन करने के लिए या डी आयोनाइज वाटर प्रिपेयर करने के लिए आप सिलिका जेल नहीं यूज़ कर सकते हो, आपको कोई आयन एक्सचेंजर रेजिन यूज़ करना पड़ेगा। सो द आंसर इज false. So if you're having any doubt regarding today's topic, you can ask in the comment section. So please watch, share and subscribe to my channel. Thank you.